माई सेल्फ डॉक्टर रजनी शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बीए पार्ट थर्ड के द्वितीय पेपर के रेनेसा यानी पुनर्जागरण के बारे में आपको अध्ययन करवाने जा रही हूँ। तो पुनर्जागरण जो शब्दावली है उससे बौद्धिक परिवर्तनों का बोध होता है। बौद्धिक परिवर्तन यानी मध्यकाल में जो एक तरह से अंधकार था या लोगों के विचारों पर एक अंधकार छाया हुआ था, उसमें क्या बौद्धिक परिवर्तन हुए वो पुनर्जागरण के अंतर्गत समाविष्ट किए गए हैं। इतिहासकार डेविस ने लिखा है कि मानव के स्वातंत्र्य प्रिय साहसी विचारों को जो मध्य युग में धर्माधिकारियों द्वारा जकड़े व बंदी बनाए गए थे, उनको पुनर्जागरण व्यक्त करता है। इसी प्रकार इस बारे में इतिहासकार सिमोंड ने भी अपने कथन व्यक्त करें। उसके विचार थे कि यह एक जन आंदोलन था जिसके द्वारा पश्चिम के राष्ट्र मध्य युग से निकलकर आधुनिक विचारों तथा जीवन की पद्धतियों को ग्रहण करने लग गए थे। इसी प्रकार फिशर ने भी पुनर्जागरण के बारे में लिखा है कि यह एक मानवतावादी आंदोलन का आरंभ था। धर्म के संबंध में एक नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ था। स्थापत्य व चित्रकला का इसमें नया स्वरूप था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा छापे खाने का आविष्कार हुआ था इस काल में। अतः इनको सामूहिक रूप से हम सांस्कृतिक नवजागरण या पुनर्जागरण कह सकते हैं। ये जो सांस्कृतिक परिवर्तन थे वो 1300 ईस्वी के बाद इटली में विकसित हुए थे तथा 1600 ईस्वी के पूर्व ये यूरोप के अन्य भागों में फैले थे। ये एक ऐसा बौद्धिक व उदार सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें प्राचीन यूरोप की प्रेरणा के आधार पर नए यूरोप का निर्माण हो रहा था तथा आलोचनात्मक व अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियाँ जन्म ले रही थी, जिससे मनुष्य मध्यकालीन बंधनों से युक्त होकर स्वतंत्र चिंतन की ओर अनुसरण हुआ। इससे मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का उन्नयन आरंभ हुआ जो इस युग की कला, साहित्य, दर्शन व विज्ञान आदि क्षेत्रों में परिलक्षित हुआ। अब ये पुनर्जागरण के कारण क्या थे, इसके पीछे कौन कौन से कारणों ने योगदान दिया। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो पुनर्जागरण का कारण मैं बता रही हूँ वो है धर्म युद्ध। जो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में 13वीं शताब्दी में ईसाई धर्म के जो पवित्र धर्म स्थल था यरूशलेम, उसको लेकर मुसलमानों व तुर्कों के बीच में जो युद्ध हुआ उसे धर्म युद्ध कहते हैं। इन धर्म युद्धों के कारण यूरोपवासियों को पूर्व के लोगों के साथ संपर्क हुआ, जिससे उनके बौद्धिक विचारों को बल मिला। इसके अलावा व्यापारिक समृद्धि भी इसका कारण था। मानव इतिहास के सभ्यताओं व संस्कृति का पल्लवन सदैव ही समृद्धि के साथ हुआ। इसमें यूरोपीय व्यापारियों का अन्य देशों से व्यापारियों से संपर्क हुआ। नए नगरों वेनिस, मिलान आदि नगरों का निर्माण हुआ तथा व्यापारियों के पास अत्यधिक जो धन था उनसे कला को पोषक मिला और इस प्रकार व्यापारियों द्वारा चर्च की बुराइयों का भी विरोध किया गया। जो व्यापारिक समृद्धि थी वो पुनर्जागरण के कारण में अपना विशेष योगदान दिया। इसके अलावा कागज और मुद्रण यंत्र यानी छापे खाने का आविष्कार हुआ। अरबों से जो संपर्क हुआ उससे यूरोपवासियों ने कागज बनाने की कला सीखी। जर्मनी के जोहेंस गुटेनबर्ग द्वारा टाइप मशीन का आविष्कार हुआ, जिससे पुस्तकों की छपाई में कम खर्च होने लगा और ज्ञान पर विशिष्ट लोगों का एकाधिकार समाप्त हो गया। इस छापे खाने के आविष्कार ने आगे जाकर भी काफ़ी पुनर्जागरण में अपना योगदान दिया। इसी की कड़ी में एक तुर्क जो जाति थी, उन्होंने एक व्यापारिक नगर था जो पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी भी थी, उस पर जिसका नाम है कुस्तुंतनिया, उस पर 1453 ईस्वी में अधिकार कर लिया। इस अधिकार के कारण ये परिवर्तन हुआ
कि इस पे पूर्वी देशों की ओर जो जाने वाले जो स्तर मार्ग थे वह बंद हो गए, जिससे जो जिज्ञासु लोग थे उन्होंने नए व्यापारिक मार्गों की खोज करी। अमेरिका, भारत व पूर्वी द्वीपों के जलमार्गों की खोज भी इसी में उनका योगदान रहा। कुस्तुंतनिया 200 वर्षों से ज्ञान, दर्शन व कला का केंद्र था। चूँकि तुर्कों के लिए इसकी कोई उपयोगिता नहीं थी, अतः आजीविका की खोज में हजारों यूनानी विद्वान अन्य देशों इटली, फ्रांस, जर्मनी व इंग्लैंड में चले गए। इस प्रकार कुस्तुंतनिया पर तुर्कों का अधिकार होने से भी कई तरह के परिवर्तन सामने आए। इसी कड़ी में हम कह सकते हैं कि जो मंगोल साम्राज्य था उसका उदय हुआ। मंगोल शासक था, उसमें कुबलाई खान जिसका नाम था, वह बहुत शक्तिशाली साम्राज्य का स्वामी था। उसके दरबार में कई तरह के विद्वान थे, धर्म प्रचारक थे, व्यापारी थे। उन्होंने जब पूर्व व पश्चिम में संपर्क हुआ और मंगोलों से संपर्क जब यूरोप का हुआ तो उसे वहाँ से कागज़ कला, मुद्रण कला, कुतुबनुमा, बारूद आदि की जानकारी मिली। इससे उस मौलिक ज्ञान से दूसरी जातियों को भी सभ्य बनाया गया और इस प्रकार इतिहास में मंगोलों का काफ़ी योगदान रहा। अब कहते हैं कि पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में हुई। आखिर इटली में ऐसी कौन सी विशेष बात थी जिससे वहाँ पे पुनर्जागरण हुआ? इसका भी स्टूडेंट्स कुछ कारण हैं। एक तो इटली में उदारवादी समाज था। इटली में यूरोप के अन्य देशों की तुलना में सामाजिक वर्गों का विकास कुछ भिन्न रूप में हुआ था। वहाँ नागरिक तथा योद्धा वर्ग ने राजनीतिक नेतृत्व व सांस्कृतिक नेतृत्व पर अपना अधिकार जमा रखा था। वहाँ पे सामंती जीवन नहीं था, अतः वहाँ पे स्वतंत्र विचारों को अधिक प्राथमिकता मिली। दूसरी ओर जो इटली था वो एक समृद्ध नगर था। यहाँ समृद्ध एक व्यापारिक मध्यम वर्ग भी था, अतः वहाँ पे कोई भी अगर नई अन्वेषण हुए तो उनको काफ़ी वहाँ पे आश्रय मिला। इसके अलावा इटली जो रोमन सभ्यता की जन्मस्थली थी, वहाँ पे पोप का आवास था, अतः पोप ने भी इन सब परिवर्तनों को आश्रय दिया। पोप निकोलस पंचम ने वेटिकन पुस्तकालय की स्थापना करी। उसने संत पीटर में गिरजाघर को बनाया। इन सब से पोप के इन सभी कार्यों का प्रभाव अन्यत्र जगह भी हुआ और अन्य जगह भी इनको अनुसरण करने लगे। इसके अलावा मध्यकालीन यूरोप में शिक्षा जहाँ धर्म से प्रभावित थी, वहाँ इटली में व्यवसायिक ज्ञान, भौगोलिक ज्ञान, विज्ञान इनको भी काफ़ी प्राथमिकता मिली, जिससे इटली एक व्यापारिक दृष्टि से जो समृद्ध नगर भी था उसको यहाँ पे पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। कुस्तुंतनिया पर मैंने आपको बताया कि जब तुर्कों का अधिकार हो गया तो अधिकांश विद्वान व कलाकार इटली में चले गए और इटली में उनको वहाँ पर आश्रय मिला और इसलिए इटली एक सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध नगर हुआ। इसके अगले पार्ट में किस प्रकार इस चैप्टर के अगले अध्याय में कि किस प्रकार अलग अलग जगह पर कला, चित्रकला, साहित्य कला, मूर्ति कला इनको आश्रय मिला, उनका विकास हुआ, वो इसके पार्ट 2 में मैं आपको अध्ययन कर रहा हूँ। धन्यवाद।